अस्सलाम वालेकुम पोस्टर। तो हमने पहला लेक्चर लिया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। वो मैंने लाइव लिया था आपका जूम पे। और सिर्फ 5-6 लड़कियों ने ज्वाइन किया था। उसमें से भी 2-3 बार बार कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। तो जो यूनिट 1 है हमारा, वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। यूनिट 2 भी मैंने कोशिश की थी करवाने की, लेकिन आई थिंक सम हाउ किसी रीजंस की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से और 2-3 चीज़ें और थी, इनकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ। तो यूनिट 1 हमारा था कम्युनिटी असेसमेंट। मैं जल्दी जल्दी से गो थ्रू करूँगी ताकि जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लिया था उनको भी समझ आ जाए कि हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा है। तो यूनिट 1 है कम्युनिटी असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं और उसकी असेसमेंट करनी आते हैं, आपकी एमएस, एनएस या बाहर से कोई टीम आ जाती है, ठीक है। और उसकी प्रायोरिटी सेटिंग्स होती हैं जिस जगह पे आप काम करते हो, ठीक है। तो ये उस बारे में, तो इसको हमने रिलेट करना है कम्युनिटी लेवल पे। फॉर एग्जांपल, जब आप रहते हो, आपकी एक कम्युनिटी होती है, आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग होते हैं और डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रेसेस होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। हर एक की असेसमेंट होती है, हर एक की प्रायोरिटी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। डिफाइन नीड असेसमेंट। अब हमने कम्युनिटी लेवल पे काम करना है तो हम देखेंगे उनकी नीड्स क्या है, उसकी असेसमेंट करेंगे। दैट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड असेसमेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद हमने कम्युनिटी में नर्स का रोल देखना है। स्टेप्स ऑफ नीड असेसमेंट क्या होते हैं, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, कम्युनिटी एसेट्स देखेंगे और रिसोर्सेज देखेंगे। टूल्स हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए। फिर प्रायोरिटी सेटिंग्स आ जाती हैं, उसका पर्पस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सारी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग क्राइटेरिया आ जाता है। हेल्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमेस्टर 1 से ही मैं कहती आ रही हूँ और ये आप लोगों को आती है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं उसके सारे ऑप्शंस, ठीक है। ये ABCDE इन्होंने फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। और इसको आपके ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर उन्होंने आपसे पूछना है कि आप इससे अग्री करते हैं नहीं करते, ठीक है। ये आपने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास नंबर 1 हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है नीड असेसमेंट, ठीक है। A systematic review of health issues facing a population, leading to agreed priorities and resources allocation that will that will improve health and reduce inequalities. जब हम असेसमेंट करते हैं नीड्स की कम्युनिटी लेवल पर जाकर, तो हमें पता चलती हैं कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किन की चीज़ों के सोल्यूशन की ज़रूरत है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिन जिन चीज़ों को हम एक्नॉलेज करेंगे और इनक्वलिटीज़ को कम्युनिटी लेवल पर जाके रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये सब जाती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है नीड असेसमेंट की। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से आपको करवा रही हूँ। स्किल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ हेल्थ नीड असेसमेंट, कौन कौन सी स्किल्स हमें चाहिए होंगी ताकि हम कम्युनिटी लेवल पे नीड असेसमेंट कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस दैट मे बी एक्सप्लोर्ड, कौन कौन सी पॉपुलेशंस है जिनको हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे जाके, कौन कौन सी जगहों पे जाके हम नीड असेसमेंट अपनी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ अ कम्युनिटी नर्स, ये तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भी आना चाहिए। उसके बाद आपके स्टेप्स आ जाती है नीड असेसमेंट जब आप करना शुरू करते हो कम्युनिटी लेवल पे या जिस जियोग्राफिकल लेवल पे, ठीक है, जिस जगह पे भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप असेसमेंट कर रहे हो उसके स्टेप्स क्या हैं। जैसे एनसीपी आपकी होती है ना, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसी तरह आपकी नीड असेसमेंट है और उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स आ जाते हैं उसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोर्सेज। हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है जो आपको नीड असेसमेंट के टाइम से रिक्वायर्ड होती है, तो ये वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। डेटा की इसके अगर टाइप्स आ जाती हैं, जब हम एग्जिस्टिंग डेटा को करते हैं तो उसमें कौन कौन सी डेटा की टाइप्स आ जाती हैं, सारे वो आ गया आपके पास। फिर आपने डेटा कलेक्शन जब करनी है, आपने असेसमेंट कर ली, ठीक है। तो जैसे एनसीपी के स्टेप्स होते हैं इसी तरह इसके, जब आपने असेसमेंट कर ली उसके बाद अब आपने डेटा कलेक्ट करना है, मतलब डेटा आपके पास आ गया, अब आपने डेटा को कलेक्ट करना शुरू करना है। तो ये सारी वो चीज़ें आ गई, अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। फिर डाटा कलेक्शन के मेथड्स आगे आ जाए, प्राइमरी में आपने कौन कौन से किस किस तरह की चीज़ें कलेक्ट करनी है, ये वो सब कुछ आ जाता है। सेकेंडरी डाटा में क्या आ जाता है,
इसकी टाइप्स आ गई। कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स। अब जब असेसमेंट कर रहे हो कम्युनिटी लेवल पे, स्टेप्स तो आपको पता चल गया, डाटा भी आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन असेसमेंट के टूल्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज करोगे, ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए। फिर प्रायोरिटी सेटिंग्स आ जाती हैं, प्रायोरिटी सेटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है, उसकी टाइप्स आ जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यूनिट 1 में क्या था, कम्युनिटी की असेसमेंट करनी है, उसके टूल्स आ जाते हैं, उसकी सेटिंग आ जाती है। अब हमारे पास आ जाता है हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, जो इसमें हमने यूनिट 2 हमने अपना कवर करना है। इसमें प्रोग्राम हो जाता है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन। ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू करवाऊंगी, फिर हम यूनिट 3 में चलेंगे। प्रोग्राम, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन। अब प्रोग्राम्स हैं, उनमें आपने प्लानिंग करनी है, मतलब जो भी प्रोग्राम हो उसकी प्लानिंग करनी है। उस प्रोग्राम की प्लानिंग करने के बाद उसको मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद हम उसको एवेलुएट भी करेंगे। इट इज ऑल्सो सेम लाइक एनसीपी, ठीक है। तो इसमें आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्या है, डेवलप अ प्लान to implement a course of actions taking into account epidemiological projects, develop a plan to implement and evaluate policy programs, including output, outcomes, process, and impact indicators, evaluate an action, policy, and programs, utilize monitoring evaluation tools in epidemiological projects, and develop mechanisms to monitor and evaluate programs for their effectiveness and quality, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 पे क्या आ जाता है, यूनिट पे हमारा शुरू हो गया है, ठीक है। उसमें नंबर 1 में आप क्या जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी डेफिनेशंस है, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या, डेवलपमेंट, ठीक है, किसकी, प्रोग्राम की। प्रोग्राम डेवलपमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज undertaken to meet an intended purpose to ensure that an identified problems has the best possible likelihood of success with the एडिकेट रिसोर्सेज। मतलब इसमें क्या बताया गया है, इस ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ऑफ किसकी, एक्टिविटीज की। प्रोग्राम क्या होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ना, जिस कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको आप परफॉर्म करते हो। तो ये क्या होता है, जब आप प्रोग्राम की डेवलपमेंट करते हो तो ये क्या होता है, इसकी अलाइनमेंट हम करते हैं। हम इसमें क्यों ये करते हैं, ताकि हम अपनी चीजों को, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, टू मीट एन इंटेंडेड पर्पस टू इंश्योर दैट द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम हैज द बेस्ट पॉसिबल लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस विद एडिट। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, अब कुछ इवेंट है, आपने उसको प्रोग्राम प्रोग्राम को आपने क्या करना है, डेवलप करना है। उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपके पास एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को अब आपने परफॉर्म करना है। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको आपने, उनका उन और उनके पीछे भी एक पर्पस होता है, ठीक है। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपके पास आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स होती है, फिर आप उसको सॉल्व करते हो, और एट द एंड आपके पास जो लाइक्लीहुड ऑफ रिजल्ट आता है वो एक सक्सेस कोर्स ऑफ एक्शन होता है। प्रोग्राम की प्लानिंग। प्रोग्राम की प्लानिंग हम कैसे करते हैं, एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक मेथड टू कंसेप्चुलाइज, डिटेल, इम्प्लीमेंट एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम। ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली, मतलब एक उसका, हम उसको प्रॉपरली उसको हम खत्म कर सकें, उसके लिए हमारे पास एक एक कोर्स ऑफ एक्शन इसमें भी आ जाता है, जिसके स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका एक सिस्टमैटिक मेथड होगा कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके स्टेप्स होते हैं। फिर वो कंसेप्चुलाइज्ड होगा, उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे कोई ना कोई उसकी मतलब उसका उन्होंने बताया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस प्रोग्राम को मतलब शुरू करने के लिए। फिर उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं, उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद एट द एंड हम उसको एवेलुएट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है हमने अब उसको एट द एंड पे एवेलुएट करना है। और जब हम उसको सब कुछ कर लेंगे तो एट द एंड हमें पता चलेगा कि जो प्रोग्राम की प्लानिंग की है, एट द एंड उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है। ये ना हो कि हम अपना प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं और उसकी कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हमने इसमें किया क्या, इसलिए हम उसको पूरा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये आपका एक समझें, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो जाती हैं इसमें, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, आपके कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में एंड प्लानिंग में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन उन्होंने बता दी ऑलरेडी। इज आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है।
तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं हम उसको एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ्स को, उसकी वीकनेसेस को, क्योंकि कभी भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उसके ना ड्रॉबैक्स होते हैं। लाइक अगर हमने जैसा अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, जैसे हमने उसको कंसेप्चुलाइज किया, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, और कुछ ऐसी उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जो आपने सोची भी नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने उन चीज़ों से किस तरह से फ़ायदा उठाना वो भी आ जाती है। फिर उसमें थ्रेट्स होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में और आपकी प्लानिंग में, वो भी हम उनको इनकाउंटर करते हैं। फॉर्मुलेशन करेंगे एंड में फॉर्मुलेटिंग द प्लान कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ नीड्स असेसमेंट ऑफ द प्रोग्राम पॉपुलेशन। कंसेप्चुलाइजेशन इज द प्लान। तो कंसेप्चुलाइजेशन क्या आती है, द प्लान होता है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फॉर्मेट दैट इन्वॉल्व फाइंडिंग solutions to the identified needs. To detail the plan, the program is assessed in terms of solutions that have been identified and objectives are formulated that will meet the program goal. Implementing. The best plan involves selecting the plan that meets the needs and target population. The goals and objectives needs to reflect the solutions based on the data collection in the evaluating phase. Planning is अच्छा, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये इसके सारे स्टेप्स थे, ठीक है। उन्होंने बता दिया आपने प्रोग्राम को डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट करनी है, फिर प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है, फिर एनालिसिस करना है, फिर फॉर्मुलेट करना है, फिर उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन करनी है। अच्छा, ये चीज़ें इसमें थी, हमने इसको ऐसे किया, आपने इसमें ये चीज़ें ऐड की हैं। देन वी हैव टू डिटेल दी प्रोग्राम। फिर हमने हमारा जो प्लान है उसको हमने डिटेलिंग कैसे देनी है, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और इम्प्लीमेंट के बाद तो आपको पता है आपने उसकी वैल्यूएशन तो लाजमी ही करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। ये सारा था प्रोग्राम से रिलेटेड। नीचे हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। अब आपने प्लानिंग शुरू करनी है। प्लानिंग क्या होती है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक मेथड टू कंसेप्चुलाइज, डिटेल, इंप्लीमेंट, एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पर पढ़ चुके हैं। टुडे देयर इज अ नीड फॉर अ पब्लिक हेल्थ नर्स टू थॉरली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो द प्लानिंग प्रोसेस शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इज द प्रॉब्लम to what do we need to do about the problem, and how do we develop a program, and that we execute and evaluate will provide the desired result or started और स्टेटेड गोल्स। ठीक है, उन्होंने सिंपल बता दिया कि आजकल की जो पब्लिक हेल्थ नर्सेज हैं उनको थॉरली प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, जब वो उसको अंडरस्टैंड करेंगी तो वो इस काबिल बनेगी कि वो डेवलप कर सके अपने प्लानिंग को, प्रोसेस को, एंड उसको शिफ्ट कर सके। ठीक है, और इसके कुछ ना पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मतलब अब हमने प्रॉब्लम क्या थी, उसके लिए हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए है, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम डेवलपमेंट हुई थी, प्रोग्राम की डेवलपमेंट हुई थी, उसमें वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, प्लानिंग में रिक्वायरमेंट क्या होती है, असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स आपके, पॉइंट्स आपके। असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और नीड, डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम और द नीड, प्लानिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, implementing the plan to achieve a desired outcome, and evaluating the plan, same like your NCP। ठीक है, फ्रेमवर्क आ जाता है हमारे पास इनका प्रोग्राम डेवलपमेंट में। द सक्सेस ऑफ न्यू प्रोग्राम डेवलपमेंट इंक्रीजेस व्हेन यूज इन अ 4 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क नोन एज प्री स्टार्टअप प्लान। वो कहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम डेवलपमेंट है उसको सक्सेस मिलती है, ठीक है, और वो कैसे मिलती है, और उसका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज होता है कैसे, जब आप फ्रेमवर्क की ना प्लानिंग जो होती है वो 4 स्टेप्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और इस फ्रेमवर्क को उन्होंने क्या नाम दिया है, प्री स्टार्टअप प्लान। ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, मतलब अगर वाइवा हो, ठीक है। और आपके ये ना क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्री स्टार्टअप प्लान क्या होता है, उसको डिफाइन करें, तो यही इसकी डेफिनेशन है। और उसके स्टेप्स कौन से हैं प्री स्टार्टअप प्लान के, तो ये आगे मिशन स्टेटमेंट, क्लैरिफिकेशन, शेक होल्डर एनालिसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर हमने पढ़ा भी था। मिशन स्टेटमेंट, क्लैरिफिकेशन, आगे सारी उनकी डेफिनेशन आ गई, उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये मिशन स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन क्या होती है। ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। तो शेक होल्डर एनालिसिस आ जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, और ये मैं आप लोगों से पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि आप लोगों ने इसमें से क्या पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है। और अब आप लोग बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को एक एक वर्ड पढ़ाया जाए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि मतलब प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वॉट एनालिसिस, जिसमें आपके पास चार चीजें आ जाती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ना है, आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस और उसकी डेफिनेशन, वो डिफाइन करें, उसके फ्रेमवर्क में क्या चीजें आ जाती हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्टार्टअप प्रोग्राम प्लानिंग फ्रेमवर्क, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वही उन्होंने दोबारा बता दिया। फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग प्रोसेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, ये पॉल सी नट थे जिन्होंने 1984 में डेवलप किया था प्लानिंग प्रोसेस को, दैट हैज बीन यूजफुल इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम डेवलपमेंट। और ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी उन्होंने दी थी प्लानिंग की। His process includes an organized systematic framework of planning। इनकी अब कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है, नंबर वन फॉर्मुलेटिंग, नंबर टू कंसेप्चुलाइजिंग, नंबर थ्री डिटेलिंग, इवेलुएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि वो कौन से मतलब थे साइंटिस्ट थे यहाँ डेवलप मतलब जिन्होंने ये प्रोग्राम डेवलपमेंट को मतलब डेवलप किया, और वो किस सन में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। और उसके 5 स्टेप्स है, उसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। अब आप लोग का टास्क ये है, इस दफा मैंने आपको इस सेमेस्टर में प्रेजेंटेशंस नहीं दी, तो आप लोगों का यही टास्क है कि आप लोग इसको थॉरली रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोगों को एक एक पॉइंट पढ़ाया जाए। अगर मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगी ना, तो ऐसे तो कभी भी हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो नंबर वन पे क्या है, फॉर्मुलेटिंग। इसमें उसकी डेफिनेशन भी दे दी गई है और उसके सारे स्टेप्स भी बता दिए गए कि जब आप फॉर्मुलेशन करोगे किसी चीज की, तो उसमें से क्या क्या आपने पढ़ना है और किस तरह की चीजें आप लोगों ने फॉर्मुलेट करनी है। द स्टेज दिस स्टेज इज प्रोग्राम डेवलपमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि ये इसलिए क्रूशियल है क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका ही है ना, जिसमें आपने फॉर्मुलेट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, नीड असेसमेंट क्या है, प्लानिंग क्या आपने करनी है। फॉर्मुलेटिंग consists of defining the problem based on a needs assessment of the program population within सॉरी, ये आपके उनका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने नीड असेसमेंट पे वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, विटकिंस एंड एल्सकल्टन 1995 define a need assessment as a systematic set of procedures undertaken for the, हाँ जी, सॉरी। तो ये सारा आपने पढ़ना, फिर उसके बाद कंसेप्चुलाइजेशन आ जाती है, फिर उसकी डिटेलिंग आ जाती है, ठीक है, एवेल्युएशन आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, फिर प्रोग्राम की एवेल्युएशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये सब आपने पढ़ना है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सेम लाइक एनसीपी है। बस बीच में उन्होंने डिस्क्रिप्शन आपकी थोड़ी लंबी दे दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और इसमें जितने भी ऑथर्स के नाम उन्होंने दिए हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना है किस ऑथर ने किस स्टेप में क्या बात की है और किस चीज का रेफरेंस दिया है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाता है प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव्स को आपने किस तरह से अचीव करना है। फिर प्रोग्राम आउटपुट हमारा हो जाता है, फिर प्रोग्राम के इफेक्ट्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास प्रोग्राम की वैल्यूएशन आ जाती है, फॉर इंटरनल प्रोग्राम मैनेजर्स आ जाते हैं, जिसमें उसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि जब हमने एवेलुएट करना है तो हम किस चीज़ों पे किन चीज़ों पे एवेलुएट करेंगे और उन चीज़ों को देख के एवेलुएट करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक साइकिल थी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन। जब आप ये वाला स्टेप पढ़ोगे ना, ये वाला सारा, ठीक है, तो आपको ये साइकिल खुद ही समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है जी थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ प्रोग्राम। इसके 3 कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको भी आपने पढ़ना है। फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने क्या सीखेंगे, ईच ऑफ द प्रोग्राम एवोल्यूशन मॉडल्स अज्यूम पॉपुलेशन कम्युनिटीज एंड प्रोग्राम्स विल चेंज एंड ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। मतलब एक लाइफ साइकिल होती है ना, कि हमने एक स्टेप पे ये किया, उस स्टेप पे ये किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि इसमें क्या होता है, जब आप एलिवेट करते जाते हो तो हर स्टेप पे कोई ना कोई चीज ऐड होती जाती है, हर स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे आपकी एक प्लानिंग चेंज हो जाती है, आपकी डेवलपमेंट चेंज हो जाती है। सेकंड, लिंकेजेस दैट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स इन द थीरीज आर बेस्ड ऑन द सिस्टम्स एंड क्वालिटी अप्रोच, वही है आपकी। ये इन्होंने ना, ये जो आपकी ये साइकिल है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडल वन प्रोग्राम थ्री, जिसको लॉजिक मॉडल कहते हैं। नंबर टू मॉडल प्रिसीज्ड मॉडल फ्रेमवर्क। प्रिसीज्ड मॉडल फ्रेमवर्क ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइप्स दे के, एग्जांपल्स दे के और डिफरेंट ऑथर्स को एक्सप्लेन करवाया।
मॉडल थ्री में वापस आ जाता है डिफ्यूजन एंड इनोवेशन थ्री आ जाती है। और ये इसमें भी आपके पास आ जाते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, इनोवेशन स्टाइल्स आ जाते हैं। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको एक दफा आपने ना गो थ्रू करना। इसको सिर्फ एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा कि किस ऑथर ने क्या बात की है, ठीक है। तो आपका यूनिट टू यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वी हैव, हम यूनिट टू वैसे ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, आई डोंट नो वो आप लोगों ने ओपन की है या नहीं की है। तो हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास यूनिट थ्री, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन। मतलब आपने कम्युनिटी लेवल पे जाके अपनी क्या पार्टिसिपेशन करनी है, या कम्युनिटी वालों की क्या पार्टिसिपेशन होती है और उनकी मोबिलाइजेशन क्या होती है। आप एट द एंड तक क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, डिफाइन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, डिस्कस पर्पस ऑफ बेनिफिट पर्पसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, integrate the process of community mobilization with health projects that discuss the techniques of promoting community mobilization participation, identify the roles of community partners as a community mobilization। Community mobilization क्या होती है, is a process that aims to engage all the sectors of the community to promote individual, family and community action। सिंपल है, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हमने हर एक चीज को कवर करना है, ठीक है, और हमने देखना है कि कौन कौन हमारी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन हमारे प्रोग्राम में जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, कौन कौन इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एम करते हैं टू इंगेज ऑल द सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, टू प्रमोट इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी एक्शन। ताकि हम क्या चीज़ को प्रमोट कर सकें, जो इंडिविजुअल्स है वो भी हमारे साथ काम करें, फैमिलीज भी हमारे साथ मिलकर काम करें, और कम्युनिटी जो एक्शन है वो हम फुलफिल कर सके। इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट अप्रोचेस टू रेज अवेयरनेस एंड empower individuals and group towards those actions, creating an enabling environment and effective positive change। Community mobilization can include activities such as door to door, ठीक है, outsearch, public meetings, health fairs, participatory theaters and other activities। Importantly, mobilization efforts are community driven and community members are active participants in defining the problem, generating solution, evaluating। Same like your NCP, just आपने community level पे जाना है, कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा कंप्लीट करना है, प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको उनके लिए प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम उसके बाद एवेल्युएशन करेंगे। पर्पस एंड बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, इसका क्या पर्पस होता है और ये क्या बेनिफिट्स होते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इंक्रीज करती है कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द ओन इट्स ओन नीड्स एंड वाइल जनरेटिंग द लोकल सोल्यूशन। मतलब हमें हमें एवेल्युएशन करने के टाइम पे क्या क्या और चीज़ों की जरूरत है, हम ये भी इसमें एनकाउंटर करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, बिकॉज ऑफ इट्स participatory approach, community mobilization ultimately strengthens and enhances the ability of the community to work together towards a common goal। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स का आउटब्रेक हुआ, आपने उस चीज़ पे काम करना शुरू करना है, उसमें आपको भी पता चलेगा कि आपको असेसमेंट करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और लोगों को मीजल्स की एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उनको किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ें इन्होंने बीच में बताई हैं। ये पूरा आपने उसकी स्टेप्स को पढ़ना है। की स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जब हम करेंगे तो कौन से की स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, कम्युनिटीज को सिलेक्ट एंड ट्रेन करेंगे, कम्युनिटी स्पोक पीपल एंड मोबिलाइजर्स को एस्टेब्लिश अ फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो, आइडेंटिफाई इंप्लीमेंट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज, ठीक है। इसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आ जाता है, सारा प्रोसेस है कि आपने इस प्रोसेस को किस तरह से कंप्लीट करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक कि आपने इसमें क्या क्या करना है बस। अच्छा, अब आप जब एवेल्युएशन करने जाते हो, आप लोगों के डोर टू डोर विजिट करते हो, ठीक है, ये आपका फिल भी होना चाहिए और ये परफॉर्मा आपने ना अपने पोर्टफोलियो में भी लगाना है कम्युनिटी वाले में, ठीक है। इसको पूरा फिल आउट करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के पास जाना है, एक दूसरे के किसी के घर में ही चले जाना, जाके पूछ लेना कि उनको ये क्वेश्चंस पूछने हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्केल जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ कम्युनिटी मोबिलाइजर। ऊपर क्या था हमारे पास, रोल, स्किल्स ऑफ अ कम्युनिटी मोबिलाइजर, ठीक है, ये पढ़ लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाती है कम्युनिटी मैपिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिजीजेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। यूनिट 2 जो है ना आपका, उसको जस्ट आपने एक दफा गो थ्रू करना है, ताकि आप लोगों ने कुछ जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, जो साइकिल्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो आपने पढ़नी है, ताकि बस आपको ना उसकी नो हाउ हो जाए कि उसमें एक्चुअली है क्या है, ठीक है। उसमें से आपने पढ़ना है बस। उसको इतना सर पे सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा आपसे ये है कि आप लोगों ने इसको पढ़ना है और मुझे पूछना है कि आपको क्या चीज़ की समझ नहीं आई, किस लाइन की समझ नहीं आई, किस टॉपिक की नहीं समझ आई, और जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ने के लिए बोले वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 था। आगे हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी मैपिंग, शुरू हो जाती है, ये हमारा यूनिट 4 है आपके पास, ठीक है। इस पे लिखा नहीं है लेकिन हमारे पास यूनिट 4 शुरू हो रहा है, और यूनिट 4 हम आपका कल कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 4 के बाद आपका आ जाता है यूनिट 5, और उसकी है क्या है उसका, ये यूनिट 5 आपके पास आ जाता है स्कूल हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ही इजी है, ये आपके स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है। जो मदर्स हैं, जो जॉबियंस हैं, वो इस चीज़ से अच्छे से रिलेट कर सकती हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और उसमें किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आपकी नर्सिंग से रिलेटेड है। दिस इज द यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, ये आप लोगों को आने चाहिए, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ठीक है, ये सेम एज इट इज, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है, लिखनी एज इट इज। फिर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये सारे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ये आपको भी एज इट इज फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है, लाजमी। और ये गोल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट आप इसकी हेडिंग याद कर लें, अंदर जो लिखा है वो बेशक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पढ़ना है आपने, उसको इतना वो करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा अब हमने ये भी करना है, ठीक है। जस्ट इसकी जो डेफिनेशन है उसको याद करें, हेडिंग को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ पॉलिसी, ये भी हम कर लेंगे। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। आज हमने 2 यूनिट किया, यूनिट 1 को हमने गो थ्रू किया, यूनिट 2 को हमने गो थ्रू किया, यूनिट 3 कंप्लीट किया है, और यूनिट 4 एंड 5 हम कल करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ आगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या कवर करना है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है। हमारे पास थे यूनिट, 8 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। और हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट 4 जो है वो कॉन्सेप्ट मैपिंग से शुरू हो रहा है आपका, ठीक है, और डिजास्टर मैनेज तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हम कल करेंगे कवर। फिर उसके बाद यूनिट 5 आपका आ जाता है, यूनिट 6 आ जाता है, 7, 8 दिसंबर, 1 दिसंबर से पहले पहले हम ये सारा कंप्लीट कर लें, ठीक है। आप अब आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट 3 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसमें से जो भी आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोग मेरे से पूछें। इस मंथ के एंड तक हम यूनिट 4 एंड यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट मंथ हम करेंगे, नवंबर में हम अपना कंप्लीट करेंगे यूनिट 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो नवंबर में हम ये 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे, और अभी अक्टूबर में हमने यूनिट 4 एंड 5 कंप्लीट करना है। यूनिट 3 हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी अक्टूबर के एंड तक आप लोगों को यूनिट 4 एंड 5 की भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा।